क्वेश्चन नंबर 140। अ हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट इज रिसीविंग पायरिडोस्टिगमिन। एक हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट को पायरिडोस्टिगमिन चल रहा है फॉर कंट्रोल ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस के कंट्रोल के लिए। इन द मिडिल ऑफ द नाइट द नर्स फाइंड द क्लाइंट वीक एंड बेयरली एबल टू मूव, which additional clinical findings support the conclusion that these response are related to pyridostigmine। एक बात याद रखें बच्चे, पायरिडोस्टिगमिन जो होता है वह एंटीकोलिनर्जिक होता है। एंटीकोलिनर्जिक यानी कि ये शरीर में कौन से लक्षणों को लाएगा? जो पैरासिम्पैथेटिक लक्षण होते हैं ना, पैरासिम्पैथेटिक लक्षणों को लाएगा। जैसे जीआई का काम बढ़ जाएगा, बाकी काम कम हो जाएंगे। तो यही इसका आंसर है, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को दिखाएगा क्योंकि यह एंटीकोलिनर्जिक होता है। तो बताओ इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? पैरासिम्पैथेटिक में क्या क्या होता है? जीआई तो बढ़ता है, तो यहाँ पर हाई पिच गर्गलिंग बाउल साउंड तो क्या कर जाएंगे? बढ़ जाएंगे। एक आंसर ये हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक में बीपी क्या करता है? डिक्रीज करता है। एक आंसर ये हो जाएगा। और पैरासिम्पैथेटिक में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी का काम भी कम होता है। तो ये 3 आंसर हो जाएंगे 1, 3 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 काफ़ी बार पूछा जाता है। अ न्यूबॉर्न इज एडमिटेड इन एनआईसीयू में एक न्यूबॉर्न एडमिटेड है विद माइलोमेनिंजोसील। माइलोमेनिंजोसील में क्या होता है? इस तरीके से बच्चे के लंबोसैक्रल रीजन में एक सैक मौजूद होता है। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर? पहले 24 घंटे में प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? मैंने क्या बताया था? इस बच्चे को हमेशा कैसे लेटाओ? इस बच्चे को हमेशा प्रोन पोजीशन में लेटाओ ताकि ये सैक जो बना हुआ है ये रप्चर ना हो, क्योंकि अगर ये रप्चर हुआ तो यहाँ से बच्चे को हो सकता है इन्फेक्शन। क्या हो सकता है? इन्फेक्शन। इसीलिए बच्चे को हमेशा कैसी पोजीशन दो? प्रोन पोजीशन, माइलोमेनिंजोसील वाले बच्चे को। और यही आंसर जाता है, प्लेस द क्लाइंट इन प्रोन पोजीशन और इन साइड लाइन पोजीशन। बच्चे को या तो प्रोन पोजीशन दो या उसको क्या दो? साइड लाइन पोजीशन दो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। अ क्लाइंट विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज ऑन री एमिशन। एक क्लाइंट है जिसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, वह री एमिशन में है। विच डाइवर्सनल एक्टिविटी शुड द नर्स एनकरेज द बेस्ट मीट द क्लाइंट नीड इन री एमिशन? अगर आपसे पूछेगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस का व्यक्ति है और उसको री एमिशन हो रहा है तो उसको कौन सी डाइवर्सनल एक्टिविटी करनी चाहिए? ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर जाएगा स्विमिंग, क्योंकि स्विमिंग मसल में अच्छा दबाव जो डालता है वो काफ़ी अच्छा होता है और कोई ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं डालता है। तो स्विमिंग अच्छी होती है एक व्यक्ति के लिए जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमने क्या पढ़ा था? सिन, है ना? कौन सा ट्राइड होता था? चारकोल ट्राइड आई गेस। इंटेंशनल ट्रीमर, निस्टिग्मस एंड वन मोर। देख लीजिएगा, है ना? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं चारकोल ट्राइड में। ऐसे है स्कैनिंग ऑफ स्पीच, इंटेंशनल ट्रीमर एंड निस्टिग्मस। 3 देखने को मिलते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? चारकोल ट्राइड। ये पिछली बार नॉट सेट में क्वेश्चन भी आया था कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में चारकोल ट्राइड में क्या क्या देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। अ पेरेंट हुज न्यूबॉर्न इन्फेंट सन हैज क्लेफ्ट लिप। एक जिसके न्यूबॉर्न को, एक पेरेंट्स के बच्चे को क्लेफ्ट लिप है एंड क्लेफ्ट पैलेट है। आस्क द नर्स हाउ शुड आई फीड माई बेबी। मैं अपने बच्चे को कैसे दूध पिला सकती हूँ? बिकॉज ही हैज़ डिफिकल्टी सकिंग, क्योंकि वो सक नहीं कर पा रहा है। वट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स प्रोवाइडिंग कंसर्निंग सेफ फीडिंग टेक्निक फॉर द इन्फेंट। हम क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का बच्चा जो सक नहीं कर पा रहा है उसको दूध कैसे पिलाते हैं? एक तो याद रखें इसमें सिरिंज का यूज़ करते हैं जिसके आगे रबर टिप होती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। रबर टिप सिरिंज का यूज़ करते हैं दूध पिलाने के लिए। और दूध पिलाते समय क्योंकि उसको क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है ना बच्चे, तो वो दूध के साथ काफ़ी सारी एयर ले लेता है अंदर, क्योंकि वहाँ पर सील मेंटेन नहीं है, वहाँ पर होल है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एयर भी दूध के साथ उसके स्टमक पे चले जाता है। इसीलिए माँ बाप का काम है कि बर्प कराते रहें बच्चे को। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। बर्पिंग इंपॉर्टेंट होती है उस बच्चे में जिसको क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है। तो आंसर क्या जाएगा? गिव हिम ब्रीफ रेस्ट पीरियड। उसको रेस्ट पीरियड दे। फ्रीक्वेंट बर्पिंग, बार बार बर्प करें ताकि जो गैस अंदर, जो एयर अंदर है वो बाहर निकले ड्यूरिंग फीडिंग, सो ही कैन गेट रिड ऑफ स्वेलोड एयर, ताकि वह स्वेलोड एयर से
छुटकारा पा सके। यही आंसर नंबर 4 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, याद रखें क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट में फ्रीक्वेंट बर्पिंग कराना होता है। और सिरिंज कौन सी यूज़ करेंगे? रबर टिप। क्वेश्चन नंबर 144, अ क्लाइंट विद 16 वीक गेस्टेशन, 16 वीक गेस्टेशन है, कॉल द नर्स एट द प्रीनेटल क्लिनिक एंड स्टेट दैट हर पार्टनर जस्ट टोल्ड हर ही हैज़ जेनाइटल हर्पिस। जो उसका पार्टनर है उसको जेनाइटल हर्पिस है। व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन टीचिंग द क्लाइंट अबाउट सेक्सुअल एक्टिविटी? सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में नर्स क्या बताएगी? हम उन्हें बोलेंगे अगर पार्टनर को जेनाइटल हर्पिस है तो आखिरी के जो 6 हफ्ते होते हैं ना, 6 वीक होते हैं, उसमें नहीं कीजिएगा सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, सेक्सुअल एब्सटिनेंस बना के चलेगा, शुड बी प्रैक्टिस ड्यूरिंग लास्ट 6 वीक। आखिरी 6 वीक्स में हमें आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स में उनके साथ एंगेज नहीं होना है, वरना इससे क्या हो सकता है? आउटब्रेक, वायरस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, बर्थ से पहले। इसीलिए आपको आखिरी के 6 हफ्तों में सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है उनके साथ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 145, अर्ली इन 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 9 मंथ की प्रेगनेंसी में अ क्लाइंट एक्सपीरियंस पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। एक क्लाइंट को पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है एंड इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। व्हाट शुड द क्लाइंट प्लान ऑफ केयर इंक्लूड? सिर्फ आगे 9 महीने में ही उसको क्या हो रहा है? 9 महीने की प्रेगनेंसी है, 9 मंथ की प्रेगनेंसी में है, उसमें पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है। तो आप बताइए कि क्या करेंगे? जब भी पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिले ना, आप सीधा उसको सेमी फाउलर पोजीशन दे दो। जो फीमेल है उनको सेमी फाउलर पोजीशन दे दो, ताकि सारा का सारा जो ग्रेविड यूट्रस है ना, यूट्रस का दबाव किस पे पड़े? इंक्रीज सर्वाइकल प्रेशर। अब सारा का सारा जो सेमी फाउलर पोजीशन है उसमें जो यूट्रस है उसका सारा का सारा जो प्रेशर है वो ब्लड वेसल में पड़े। ठीक है, जिसके ब्लीडिंग कंट्रोल होती है। काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है बच्चे, जब भी ब्लीडिंग हो किसी औरत को उसको सेमी फाउलर पोजीशन दे दो, ताकि जो यूट्रस है ना, जो ग्रेविड यूट्रस है, उसका दबाव पड़े उन वेसल्स में जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, और जिसकी वजह से वो जो वेसल है ना वो क्या हो जाए? कंस्ट्रिक्ट हो जाए, स्क्वीज़ हो जाए। और जब वो स्क्वीज़ हो जाएंगे तो उनमें से ब्लीडिंग होना स्टॉप हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी ब्लीडिंग हो उनको सेमी फाउलर पोजीशन दे, ताकि जो भार है पूरा का पूरा ग्रेविड यूट्रस का वो उन वेसल्स को क्या कर दे? दबा दे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 146, विच क्राइटेरिया शुड अ नर्स यूज व्हेन असेसिंग द गेस्टेशनल एज ऑफ प्रीटर्म? प्रीटर्म बच्चे का पता कैसे लगाया जाता है? कौन सी चीज़ को ऑब्जर्व करके? ब्रेस्ट बर्ड साइज। बच्चे नॉर्मल ब्रेस्ट बर्ड साइज 5 mm होना चाहिए बच्चे, 5 mm से ज़्यादा। अगर 5 mm से कम है बच्चे किसी का ब्रेस्ट साइज, तो समझ जाइए वो कैसा बच्चा है? वह प्री टर्म बच्चा है, वह प्री टर्म न्यूबॉर्न है। ये बात ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। तो साइज ऑफ ब्रेस्ट नॉर्मल होना बताता है कि व्यक्ति टर्म है, बच्चा टर्म है, और ब्रेस्ट बर्ड का साइज अगर कम है तो वो बताता है कि प्री टर्म बच्चा है। ठीक है, इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा वर्निक्स कैसियोसा, बहुत ज़्यादा वर्निक्स कैसियोसा बॉडी में लगाए तो समझ जाओ प्री टर्म है। अगर वर्निक्स कैसियोसा सिर्फ जॉइंट्स वगैरह, फोल्ड्स वगैरह में आपको दिख रहा है तो समझ जाओ टर्म है। और बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी वर्निक्स कैसियोसा नहीं है बच्चे में लगा हुआ, तो समझ जाओ पोस्ट टर्म बेबी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और पोस्ट टर्म बेबी में एक और चीज़ देखने को मिलती है, पार्चमेंट लाइक स्किन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्चमेंट लाइक स्किन किस में देखने को मिलती है? पोस्ट टर्म बच्चे में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 149, अ क्लाइंट ऑफ 38 वीक गेस्टेशन, 38 वीक गेस्टेशन है, एडमिटेड है विद हाई रिस्क प्रीनेटल यूनिट विद द डायग्नोसिस ऑफ प्री क्लेम्सिया। सीवियर प्री क्लेम्सिया है, और जब भी किसी औरत को प्री क्लेम्सिया हो हमें खतरा होता है औरत को इक्लेम्सिया हो सकता है, इसीलिए हम उसको सीजर प्रिकॉशन लेते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, सीजर प्रिकॉशन। ठीक है, चलिए। The nurse obtain the vital sign, perform a health history and physical assessment and review the client laboratory results. What is a priority nursing intervention? क्या priority nursing intervention है? देखो क्या क्या मिल रहा है उसको, headache, confusion, blurred vision, 5 pound weight gain in 1 week, ये सारे लक्षण तो प्री क्लेम्सिया के ना। उसको सीवियर प्री क्लेम्सिया, प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और बीपी भी बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए बीपी भी बढ़ा है, प्रोटीन यूरिया भी है,
और ये सारे लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसी महिला को सीवियर प्री इक्लेम्सिया है, सीवियर प्री इक्लेम्सिया है बच्चे। क्योंकि देखिए बीपी कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कि इस औरत का यह इक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो जाए और इसको फिट्स वगैरह आ जाए, सीजर वगैरह आ जाए। इसलिए इसको एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखो, प्रोवाइड अ डार्क प्राइवेट रूम, जो स्टिमुलाई है उसको बहुत कम करो, डार्क प्राइवेट रूम में रखो, ताकि लाइट वाइट ये सारी वगैरह सारी चीज़ें, शोर वगैरह बहुत कम हो, स्टिमुलाई बहुत कम हो। क्योंकि अगर कोई लाइट वगैरह या कोई भी स्टिमुलाई बार बार देता है तो हो सकता है कि औरत को इक्लेम्सिया की वजह से क्या आ जाए, सीज़र आ जाए। तो सीज़र से प्रिवेंट करने के लिए उसको डार्क प्राइवेट रूम में रखना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि कोई भी स्टिमुलाई बार बार उसको स्टिमुलेट ना करे, ठीक है। कोई भी स्टिमुलाई है उसको मिनिमाइज करके रखना है। चलिए नेक्स्ट, तो डार्क प्राइवेट रूम में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 150, व्हाट इज द प्रायोरिटी व्हेन नर्स एस्टेब्लिश अ थेरापेटिक इन्वायरमेंट। अगर थेरापेटिक इन्वायरमेंट बना रही है नर्स, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होती है, क्लाइंट की सेफ्टी, प्रोवाइडिंग द क्लाइंट सेफ्टी। याद रखना बच्चे, क्लाइंट की सेफ्टी सबसे बड़ा चीज़ होती है थेरापेटिक इन्वायरमेंट। थेरेपेटिक इन्वायरमेंट बोले तो आपको पूरा ध्यान किसका रखना है, सबसे पहला ध्यान आपको रखना है पेशेंट की सेफ्टी का। तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट, पेशेंट सेफ्टी, प्रोवाइडिंग क्लाइंट सेफ्टी इज द मेन प्रायोरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152, अ 4-year-old चाइल्ड इज बॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद फ्रैक्चर टिबिया। उसका टिबिया फ्रैक्चर हो गया। व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्चर शुड द नर्स एंटिसिपेट टू बी डायग्नोज बिकॉज इट इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अनकाउंटर्ड फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन। ये डायरेक्टली आपसे पूछ रहे हैं कि चिल्ड्रन में होने वाला सबसे कॉमन फ्रैक्चर कौन सा है। एक ही आंसर जाता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा देखा जाता है चिल्ड्रंस में, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ये। तो आंसर जाएगा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो कि चिल्ड्रंस में सबसे कॉमनली देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, अ क्लाइंट एंटर्स द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्लाइंट ने एंटर किया है, उसको रिपोर्टिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस। एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। व्हाट शुड बी ट्राइज नर्स फर्स्ट इंटरवेंशन। ट्राइज नर्स जो बैठी हुई है वो सबसे पहले क्या करेगी, याद रखना नर्सिंग में सारी चीज़ें भूल जाओ, सबसे पहले नर्स का जो काम होता है वो होता है असेसमेंट। तो असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन पहला काम होगा नर्स का, जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बाहर ट्राइज में बैठी है, क्योंकि असेसमेंट पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं, और जब हम वाइटल साइन देखेंगे ना, तो हमें सारे जो वाइटल ऑर्गन्स है उनकी स्थिति पता चल जाएगी कि हार्ट रेट बढ़ा तो नहीं है, बीपी बढ़ा तो नहीं है ना। तो सबसे पहला काम होता है असेसमेंट करना। चलिए आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 155, अ क्लाइंट इज इन इंटेंसिव केयर यूनिट आफ्टर सस्टेनिंग T2 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। कहाँ पर, थोरैसिक सेकंड T2 में आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी देखने को मिल रही है। व्हाट प्रायोरिटी इंटरवेंशन शुड द नर्स इंक्लूड इन प्लान ऑफ केयर। क्या प्रायोरिटी होगी नर्स की अगर T2 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रही है तो। एक तो याद रखें बच्चे, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन के लिए देखना है। कभी भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन के लिए देखते हैं, ठीक है। क्योंकि पेटेंट एयरवे हमेशा प्रायोरिटी होती है ना, पेटेंट एयरवे, तो इस वजह से हम रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन के लिए देखेंगे। और दूसरा हम ये देखेंगे मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग बीपी, ब्लड प्रेशर को एसेस करते रहेंगे पेशेंट के, ठीक है। क्योंकि फिजियोलॉजिक इनस्टेबिलिटी हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, जिसकी वजह से आप देखोगे कि वाइटल साइन बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, और इंक्लूडिंग बीपी भी काफ़ी फ्लक्चुएट करता है पेशेंट का, क्योंकि जिनमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है उनमें फिजियोलॉजिक इनस्टेबिलिटी हो जाती है, फिजियोलॉजिक इनस्टेबिलिटी। तो बीपी भी काफ़ी फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आएगा, इसलिए बीपी देखें और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन के लिए देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर वैक्यूम एस्पिरेशन अबॉर्शन। एक फीमेल का अबॉर्शन होना है वैक्यूम एस्पिरेशन मेथड से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान। टीचिंग प्लान में नर्स क्या इंक्लूड करेगी, याद रखें जब भी अबॉर्शन वगैरह हो तो बच्चे इसमें बहुत ही एसेप्टिक टेक्निक काम में ली जाती है, एसेप्टिक टेक्निक काम में ली जाती है। अगर इसमें कोई सी भी ब्रीच होती है तो आप देखोगे एलिवेटेड टेम्परेचर, फीमेल का जो टेम्परेचर है वह बढ़ेगा, और अगर फीमेल का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपको सीधा डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि आप समझ जाओगे कि फीमेल को क्या हो चुका है,
इन्फेक्शन हो चुका है, इन्फेक्शन। और जब भी इन्फेक्शन होता है सबसे पहला साइन क्या आता है, मरीज को फीवर आएगा। और यहाँ पर उसको 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर आया है एबॉर्शन के बाद, तो आप सीधा जाके डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे कि पेशेंट को फीवर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि उसे इन्फेक्शन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, अ क्लाइंट स्पूटम स्मीयर फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई पॉजिटिव है। स्पूटम स्मीयर देखा गया एक क्लाइंट का एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए, वह पॉजिटिव आया है। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन आर इंस्टीट्यूटेड, दूसरों को ट्रांसमिशन ना हो इसके लिए कुछ प्रिकॉशन लिए गए हैं। व्हाट शुड द नर्स टीच द फैमिली मेंबर टू डू, परिवार वालों को नर्स क्या बताएगी कि आपको क्या पहनना है। अब देखिए स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव है, एसिड फास्ट बेसिलाई, एक क्वेश्चन ये भी आता है, एसिड फास्ट बेसिलाई होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कैसा होता है, एसिड फास्ट बेसिलाई, इसके लिए जेडन स्टेनिंग करते हैं। ये दो क्वेश्चन याद रखना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई और जेडन स्टेनिंग। अच्छा, अगर किसी को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई या टीबी होता है ना, तो उसके लिए जो मास्क यूज़ किया जाता है ना, वो हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट रेस्पिरेटरी व्हेन विजिटिंग, हाई एफिशिएंसी मास्क यूज़ किया जाता है टीबी के लिए, ठीक है। क्योंकि टीबी में आप क्या रखोगे, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन रखोगे ना, रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन रखोगे, रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन रखेंगे और उस क्लाइंट को आइसोलेट करके रखेंगे। और रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन आप किससे रखोगे, हाई एफिशिएंसी मास्क जो होता है उसका यूज़ करोगे जब भी आप क्लाइंट से मिलने जाओगे तो, ठीक है। और आपको जो प्रिकॉशन लेना है वो कैसा लेना है, एयरबॉर्न प्रिकॉशन, क्योंकि जो किससे फैलता है टीबी, एयरबॉर्न रूट से। तो आपको प्रिकॉशन कैसे लेना है, एयरबॉर्न, और एयरबॉर्न प्रिकॉशन आपको मास्क से ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब साइलियम, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर साइलियम नाम की ड्रग प्रिस्क्राइब करता है फॉर कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के लिए साइलियम नाम की ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है। व्हाट इम्पॉर्टेंट फॉर द नर्स टू टीच द क्लाइंट, इस दवाई को देते समय क्या इंपॉर्टेंट बात नर्स क्लाइंट को बताएगी। मेरी बात सुनिए, जो ये साइलियम होता है ना, यह पानी से बहुत प्यार करता है, पानी से, किससे, पानी से। तो जैसे ही ये इंटेस्टाइन में आपके जाएगा, वहाँ पर ये क्या करता है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर चले गया, ये क्या करता है, सारे के सारे फ्लूइड को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और जब ये फ्लूइड इसकी तरफ जाता है तो ये स्वेल कर जाता है और ये इसका जो बल्क होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जब इसका बल्क ज़्यादा होता है तो यह दबाव डालता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में दबाव डालता है, जिसकी वजह से मरीज में पेरिस्टाल्सिस शुरू हो जाती है, पेरिस्टाल्सिस शुरू हो जाती है। और अगर मरीज में पेरिस्टाल्सिस बढ़ेगी तो जो स्टूल है वो बाहर आ जाएगा। और यही तो हम चाहते थे कॉन्स्टिपेशन वाले व्यक्ति में। हो क्या रहा है, ये जो साइलियम है ये पानी को खींच रहा है, उसके बाद स्वेलिंग हो जा रही है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बल्क बन जा रहा है, फिर ये दबाव डाल रहा है, पेरिस्टाल्सिस की वजह से स्टूल बाहर। तो ऐसी दवाई को जब भी आप दें, आप ऊपर से एक फुल ग्लास पानी और पी लें। ईच डोज शुड टेकन विद अ फुल ग्लास ऑफ वाटर, फुल ग्लास ऑफ वाटर, ऊपर से भी आप एक ग्लास फुल पानी पी लें। ये बताएंगे पेशेंट को एक नर्स, अगर वो साइलियम ड्रग ले रही है कॉन्स्टिपेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद हार्ट फेलियर, अ नर्स केयर करे जिसको हार्ट फेलियर है पेशेंट को। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर 2 ग्राम सोडियम डाइट, सिर्फ 2 ग्राम सोडियम डाइट लेना है आपको पूरे दिन में। व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन एक्सप्लेनिंग अ लो सॉल्ट डाइट, क्यों लो सॉल्ट डाइट दी जा रही है, क्या थेरेपेटिक आउटकम उससे आएगा, क्या हमें प्राप्त होगा एक व्यक्ति जिसमें हार्ट फेलियर। बच्चे हार्ट फेलियर में पहले से ही फ्लूइड काफ़ी ज़्यादा है बॉडी के अंदर, वही रेगुलेट नहीं हो पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड है हार्ट फेलियर में। हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस एक तो आपसे पूछेगा, मुझे बता दीजिएगा कमेंट में क्या होती है। लेकिन हार्ट फेलियर में काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड है, हमें चाहिए कि शरीर में से फ्लूइड बाहर जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम उसको सॉल्ट कम खिलाएंगे, क्योंकि सॉल्ट पानी को रोकता है। अगर सॉल्ट नहीं होगा तो पानी बॉडी से बाहर जाएगा और व्यक्ति की जो हालत है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। तो हम क्यों कम देते हैं लो सॉल्ट डाइट, अलाउ एक्सेस टिश्यू फ्लूइड टू बी एक्सक्रीटेड, हम चाहते हैं कि बॉडी से जो आप देखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकलता हुआ देखें, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर वाले व्यक्ति में थोड़ी सी राहत मिलेगी, ठीक है। इसीलिए उसको लो सोडियम डाइट पर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 161 बच्चे, अ क्लाइंट हैज़ अ सर्जरी टू रिपेयर अ फ्रैक्चर्ड राइट हिप, कौन से हिप में सर्जरी हुई है, राइट हिप में, ठीक है। वेयर शुड द नर्स स्टैंड व्हेन असेसिंग द क्लाइंट टू एम्बुलेट, अब क्लाइंट पेशेंट की चलने में मदद कर रही है तो वो किस साइड
खड़ी होगी। अब ये क्लाइंट है, ये मान लीजिए राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, यहाँ की सर्जरी हुई है, तो बताइए किस साइड नर्स उसको चलने में मदद करेगी खड़े होकर? बच्चे मॉसबी के अनुसार वो उसके लेफ्ट साइड में खड़ी होगी, ठीक है। यानी कि किस साइड में? जो अनअफेक्टेड साइड है, अनअफेक्टेड साइट में नर्स खड़ी होती है, वहाँ से वो सपोर्ट देती है, ठीक है। अगर पेशेंट को चलना है, एम्बुलेशन करना है, तो अनअफेक्टेड साइड से सपोर्ट देगी। जो अफेक्टेड साइड है वहाँ पर सपोर्ट नहीं देगी। PR यादव वगैरह में यहाँ पर लिखा होता है, लेकिन जो मॉसबी है उसमें अनअफेक्टेड साइड लिखा होता है। तो कहाँ से सपोर्ट देगी? ऑन द क्लाइंट्स लेफ्ट साइड। राइट साइड की अगर हिप की सर्जरी हुई है तो लेफ्ट साइड से उसको सपोर्ट देगी अकॉर्डिंग टू मॉसबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, अ न्यूबॉर्न इज RH पॉजिटिव। न्यूबॉर्न RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है। द इन्फेंट इज टू रिसीव एन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, और इन्फेंट को अब एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन मिल रहा है। द नर्स एक्सप्लेन टू द पेरेंट दैट देयर बेबी विल रिसीव RH नेगेटिव ब्लड बिकॉज RH नेगेटिव, उनके बच्चे को RH नेगेटिव मिलेगा। मेरी बात सुनिए, बच्चा RH पॉजिटिव था, बच्चे को अगर आप RH नेगेटिव ब्लड दे दो ना तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। RH पॉजिटिव वाले को RH नेगेटिव ब्लड आप दोगे ना तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। द रेड ब्लड सेल विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय मैटरनल anti-RH एंटीबॉडीज़। अगर मैटरनल जो anti-RH बॉडीज़ है ना, एंटीबॉडीज़ है, अगर वो बच्चे में चले जाए तो बच्चे का कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर RH नेगेटिव वाले माँ को एक्सपोज हो जाता है RH पॉजिटिव, तब दिक्कत की बात है, तब वो RH इनकम्पेटिबिलिटी कराएगा, वो बनाएगा, एंटीबॉडीज़ बनाएगा। लेकिन पॉजिटिव बच्चे को नेगेटिव ब्लड चले जाना कोई चिंता की बात नहीं है। तो यही हम बताएंगे, द रेड ब्लड सेल विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय मैटरनल anti-RH एंटीबॉडीज़। जो माँ का anti-RH बॉडीज़ है, माँ की अगर बच्चे में जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि माँ तो RH नेगेटिव है, तो इसकी जो RH एंटीबॉडीज़ हैं वो बच्चे में कोई भी असर नहीं डालेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164 अब देखते हैं। एन एमरजेंसी ट्रैकेस्टोमी इज परफॉर्म्ड इन अ चाइल्ड विद एक्यूट एपिग्लॉटाइटिस। एक्यूट एपिग्लॉटाइटिस के लिए व्यक्ति का ट्रैकेस्टोमी किया गया है, एंड द चाइल्ड इज रिसीविंग ह्यूमिडिफाइड एयर वाया ट्रैकेस्टोमी कॉलर। व्हाट केयरिंग फॉर द चाइल्ड, व्हाट अर्ली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोक्सिया। अगर बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हाइपोक्सिया आ रहा है, तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? शुड द नर्स अलर्ट द नर्स टू सक्शन द ट्रैकेस्टोमी। मुझे बताओ, 10 बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये बात कि हाइपोक्सिया में पहला सिम्टम कौन सा आता है? रेस्टलेसनेस का, और आपकी जो पल्स होती है वो क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। टैकिपनिया देखने को मिलता है, टैकिकार्डिया देखने को मिलता है। तो रेस्टलेसनेस एंड इंक्रीज पल्स सबसे पहला साइन होगा कि उसको क्या हो रहा है? हाइपोक्सिया हो रहा है। तो इसीलिए उसको सक्शनिंग करो ट्रैकेस्टोमी की। नेक्स्ट 165, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। एक नर्स केयर करिए एक व्यक्ति को जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, ड्यूरिंग इमीडिएट पोस्ट इंजरी पीरियड। अभी उसको इंजरी हुई है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ नर्सिंग केयर ड्यूरिंग द इमीडिएट फेज। इमीडिएट फेज में प्राइमरी फोकस क्या होगा? हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद हमेशा फ्लैट लेटा दे व्यक्ति को, और ज़्यादा मूव ना करवाएं। अगर वो और मूव करेगा तो उसकी और ज़्यादा इंजरी होगी स्पाइनल कॉर्ड में। इसीलिए कभी भी कोई ट्रेन से गिरे, एक्सीडेंट हो जाए, छत से गिर जाए, किसी की भी आपको लग रही है कि बैक इंजरी हो गई है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, उनको फ्लैट लेटा दे, उनको और मूव करने के लिए ना बोलें। आंसर क्या जाएगा? अवॉइड फ्लेक्शन एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन। स्पाइन का फ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन करना बंद करें, वरना आपको दिक्कत और बढ़ जाएगी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको आ सकते हैं। इसीलिए अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, चुपचाप फ्लैट सतह पर लेटे रहें जब तक कि हॉस्पिटल टीम आपके पास नहीं आ जाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, 3 days आफ्टर बर्थ। 3 दिनों के बाद, जन्म के 3 दिनों के बाद ब्रेस्ट फीडिंग न्यूबॉर्न को जॉन्डिस हो जाता है। द पेरेंट ब्रिंग द इन्फेंट टू द क्लिनिक एंड द ब्लड इज ड्रॉन फॉर इनडायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन लेवल। द टेस्ट रिजल्ट इज 12 mg per dl. द नर्स एक्सप्लेन दैट इट इज़ फिजियोलॉजिक जॉन्डिस एज बिगिन कंडीशन, व्हाट इज़ द कॉज। अब मुझे बताओ, अगर पैदा होने के 24 घंटे के अंदर किसी बच्चे को जॉन्डिस हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं?
उसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। और वो बहुत ख़राब बात होती है, वो किसी पैथोलॉजिकल कारण की वजह से होती है। लेकिन 24 घंटे के बाद जो जॉन्डिस होता है उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिक जॉन्डिस, फिजियोलॉजिक जॉन्डिस। और ख़ासकर 3 दिन में ये आपको होता हुआ नज़र आएगा। फिजियोलॉजिक जॉन्डिस होने के 2 कारण होते हैं। एक तो इमेच्योर लीवर होता है बच्चे का, तो वो कन्वर्ट नहीं कर पाता है बिलिरुबिन को, है ना। एक तो लीवर इमेच्योर है, और दूसरा आरबीसी की जो लाइफ साइकिल है वो भी कम है। और आप एक और चीज़ देखेंगे कि जो हीमोग्लोबिन है वो काफ़ी ज़्यादा 18 ग्राम पर डीएल के अराउंड होता है ना। तो ये सारी चीज़ें मिलकर फिजियोलॉजिक जॉन्डिस कराती हैं, ठीक है। तो हम क्यों बोलेंगे कि 3 दिन में इसको जो फिजियोलॉजिक जॉन्डिस हो रहा है, जिसको हम नॉर्मल मानते हैं, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इन्फेंट है उसका जो लीवर है वो कैसा है, इमैच्योर है। इमैच्योर लीवर होने की वजह से उसको ये जॉन्डिस हो रहा है, फिजियोलॉजिक जॉन्डिस, ठीक है। और ये नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 167, अ पेरेंट ऑफ न्यूबॉर्न हु इज रिसीविंग फोटोथेरेपी, एक बच्चे को फोटोथेरेपी चल रही है। आस्क वाई देयर बेबी आईज आर कवर्ड विद आई पैचेस, क्यों उनके बच्चे की आंख पैचेस के साथ कवर की जा रही है। व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स कंसिडर बिफोर रिस्पॉन्डिंग, क्या नर्स उनको बताएगी? नर्स बताएगी कि इसीलिए हम उसके आँखों को कवर कर रहे हैं ताकि इंजरी ना हो कंजक्टिवा एंड रेटाइना में, ठीक है। जो फोटोथेरेपी की लाइट्स होती हैं उससे इंजरी ना हो, किसमें, कंजक्टिवा एंड रेटाइना में इंजरी ना हो, इससे बचाने के लिए हम उसको उसके आँखों में ये जो पट्टी है, ये जो पैच है वो लगा रहे हैं फोटोथेरेपी के दौरान। याद रखें बच्चे, फोटोथेरेपी के दौरान आपको पैच लगाना होता है आँखों में और जेनाइटल्स में। जेनाइटल्स में लगाते हैं एंड आइज में लगाते हैं, क्यों? ताकि कंजक्टिवा और रेटिना में डैमेज ना हो। क्वेश्चन नंबर 169 बच्चे, अ क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद हाइड्रोसिफेलिस, एक इन्फेंट को हाइड्रोसिफेलिस होता है। व्हाट असेसमेंट अलर्ट द नर्स सस्पेक्ट इंक्रीजिंग आईसीपी, कैसे हमें पता चलेगा कि आईसीपी बढ़ रहा है? बच्चे, जब आईसीपी बढ़ता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, तो जो वॉमिटिंग सेंटर है ना ब्रेन में, उस वॉमिटिंग सेंटर पे दबाव डालता है ये। और जब ये वॉमिटिंग सेंटर में दबाव डालता है बढ़ने के साथ साथ, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ठीक है। और अब डिप्रेस्ड नहीं होगा बच्चे, बल्जिंग फॉन्टनल होगा, बल्जिंग फॉन्टनल देखने को मिलेगा। नैरो नहीं होगा बच्चे, वाइड पल्स प्रेशर देखने को मिलेगा, वाइड पल्स प्रेशर, वाइड पल्स प्रेशर देखने को मिलेगा। बल्जिंग फॉन्टनल देखने को मिलेगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। सनकन आइज नहीं होंगी, आइज बल्ज करती हैं, ठीक है। तो ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी, गैस्ट्रेक्टमी किया गया है, गैस्ट्री को रिमूव किया गया है, एनजी ट्यूब प्लेस की गई है, ठीक है। और अब एनजी ट्यूब से लाइट रेड लिक्विड आ रहा है, तो कितने देर तक लाइट रेड लिक्विड नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि एनजी ट्यूब से आएगा? तो अगर किसी की गैस्ट्रेक्टमी करी गई और एनजी ट्यूब लगाया गया है, तो उसके एनजी ट्यूब में लाइट रेड लिक्विड आता है। कितने देर तक आना नॉर्मल है? 10 से 12 घंटे, क्योंकि बच्चे अभी अभी सर्जरी हुई है, वहाँ पर कुछ ना कुछ ब्लड होगा जो एनजी ट्यूब के रास्ते बाहर आएगा। नॉर्मल है 10 से 12 घंटे तक अगर आपको लाइट रेड लिक्विड दिखता है तो यह बिल्कुल ही नॉर्मल है, और सर्जरी की वजह से आ रहा है क्योंकि वहाँ पर ब्लड होगा इकट्ठा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171, व्हाट कॉम्प्लिकेशन इज अवॉइडेड व्हेन अ नर्स एडमिनिस्टर पेरेंटल प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम स्लोली एंड कॉन्शियसली। पोटेशियम, आईवी पोटेशियम जब आप देते हो तो उसको आप स्लोली क्यों देते हो? वो क्या कर सकता है बच्चे, अगर आप पोटेशियम को बहुत जल्दी किसी पेशेंट को रैपिडली दे दोगे तो पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, क्योंकि पोटेशियम क्या करवाता है, कार्डियक डिसरिथमियाज कराता है, कार्डियक डिसरिथमियाज कराता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट भी देखने को मिले। इसीलिए आप बहुत ही स्लोली आईवी दोगे पोटेशियम को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172, अ नर्स इज एसेसिंग अ मेल न्यूबॉर्न को एसेस कर रही है। विच कैरेक्टरिस्टिक शुड द नर्स अलर्ट नर्स टू कंक्लूड दैट द न्यूबॉर्न इज प्रीटर्म, किन लक्षणों को देखकर पता चलेगा कि जो न्यूबॉर्न है वह प्रीटर्म है? एक तो रिंकल्ड थिन स्किन बच्चे, क्योंकि जो प्रीटर्म बच्चा होता है उसमें सब क्यूटेनियस फैट नहीं होता, सब क्यूटेनियस फैट नहीं होता। जब सब क्यूटेनियस फैट नहीं होता है तो उसकी स्किन रिंकल्ड नज़र आती है। स्मॉल ब्रेस्ट बर्ड साइज, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ब्रेस्ट बर्ड का साइज 5 mm से कम होना यह बताता है कि बच्चा प्रीटर्म है। और पिना रिमेनिंग फ्लैट व्हेन फोल्डेड, जब फोल्ड करेंगे तब भी पिना कैसे रहेगा, फ्लैट। क्यों? क्योंकि ये जो प्रीटर्म बच्चा होता है ना, उसके पिना, जो कान का पिना है ना, उसमें कार्टिलेज बहुत कम होता है,
कार्टिलेज काफ़ी कम आपको नज़र आएगा, जिसकी वजह से वो फ्लैट होता हुआ बार बार आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये 3 लक्षण, रिंकल स्किन, स्मॉल ब्रेस्ट बर्ड साइज और पिन्ना रिमेनिंग फ्लैट व्हेन फोल्डेड, ये 3 लक्षण हमें बताएंगे कि वो प्रीटर्म इन्फेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट शेड्यूल फॉर गैस्ट्रिक बाईपास। गैस्ट्रिक बाईपास यानी गैस्ट्रेक्टमी हुई है, ठीक है, बिलीरोथ फर्स्ट, बिलीरोथ सेकंड भी हो सकता है। टू ट्रीट मॉर्बिड ओबिसिटी, विच डाइट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू मेंटेन बिकॉज इट विल हेल्प मिनिमाइज मैनिफेस्टेशन और डंपिंग सिंड्रोम। आपको पता है गैस्ट्रेक्टमी में डंपिंग सिंड्रोम हो सकता है, तो डंपिंग सिंड्रोम से बचाने के लिए, डंपिंग सिंड्रोम में अचानक से सारा का सारा फूड नीचे आ जाता है ना इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से लक्षण आने लगते हैं। और लक्षण क्या थे, डायफोरेसिस आने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, पर्स्पिरेशन, ये टैकीकार्डिया, टैकीपनिया वगैरह देखने को मिलता है। तो डंपिंग सिंड्रोम से बचाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा खाना खिलाना है, लगातार खिलाते रहना है। ज़्यादा एक साथ बहुत ज़्यादा खाना नहीं खिलाना है। अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा खाना बल्क में खिला देंगे तो वो नीचे आने के बाद सिम्टम्स आपको डंपिंग सिंड्रोम, क्योंकि वो एकदम से खाली होगा और सीधा इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, तो आपको डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। इसलिए स्मॉल फ्रीक्वेंट मील खिलाना सबसे बेहतर विकल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट इन इवनिंग आफ्टर द क्लाइंट हैज बिलो द नी इम्पुटेशन। क्लाइंट को क्या है, बिलो द नी इम्पुटेशन कर रखा है। व्हाट एक्शन शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द नर्स, क्या एक्शन नर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मेरी बात सुनिए, 2 ही काम करें बिलो द नी इम्पुटेशन वाले व्यक्ति के साथ, 2 ही प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न, हमेशा उसका लेग को एलिवेट कर दो पहले 24 घंटे तक, लेग को एलिवेट कर दो 24 आवर के लिए। याद रखना, सिर्फ पहले 24 घंटे के लिए लेग को एलिवेट करना है। और दूसरा काम क्या करना है, 24 घंटे के बाद लेग को क्या कर दो, फ्लैट कर दो। और इसको लेग को फ्लैट क्यों किया जाता है 24 घंटे के बाद, ताकि उसको ना हो वो हिप कॉन्ट्रैक्चर ना हो, हिप कॉन्ट्रैक्चर्स ना हो, ताकि उसके हिप में अकड़न ना आए। इसीलिए 24 घंटे के बाद लेग को फ्लैट कर देना है, या फिर उसको प्रोन पोजीशन दे देनी है, लेकिन पहले 24 घंटे में अगर किसी का यहाँ पर बिलो द नी इम्पुटेशन हो रखा है तो हमेशा लेग को क्या करके रखें, एलिवेट करके रखें। और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया, हमेशा लेग को 24 घंटे के लिए एलिवेट करें, उसके बाद या तो फ्लैट कर दे या प्रोन पोजीशन कर दे, ताकि वहाँ पर अकड़न ना आए, हिप कॉन्ट्रैक्चर ना हो। आंसर क्या जाएगा, एलिवेट द फुट ऑफ द बेड। फुट ऑफ द बेड को एलिवेट करेंगे पहले 24 घंटे के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177, शॉर्टली आफ्टर गिविंग बर्थ अ क्लाइंट से दैट सी फील्स दैट सी इज ब्लीडिंग। बर्थ देने के बाद क्लाइंट देखती है कि उसे ब्लीडिंग हो रही है। व्हेन चेकिंग द फंडस अ नर्स ऑब्जर्व स्टडी टिकनिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना। आप जैसे ही देखते हो, आप ये पता हो कि वेजाइना से थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा है। व्हाट शुड द नर्स इनिशियल एक्शन, नर्स क्या करेगी। मेरी बात सुनिए बच्चे, जब भी जो यूट्रस होता है वो सॉफ्ट होता है ना, जो यूट्रस होता है, फंडस होता है, वो सॉफ्ट होता है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होना सबसे कॉमन बात है। तो आपको क्या करना है, आपको फंडस को होल्ड करना है और उसको मसाज करना है, ताकि वो फर्म हो, थोड़ा हार्ड हो, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि अगर बर्थ के बाद ब्लीडिंग हो रही है, इसलिए तो पूछते हैं पीपीएच का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, अटॉनिक यूट्रस। अटॉनिक यूट्रस सबसे कॉमन कारण होता है पीपीएच का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको फंडस को होल्ड करना है और उसको जेंटली मसाज करना है, ताकि थोड़ा सा हार्ड हो जाए, है ना, और उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 177, क्योंकि आप जानते हैं रिलैक्स्ड यूट्रस जो है ना बच्चे, वो सबसे कॉमन कारण होता है ब्लीडिंग का पोस्टमार्टम पीरियड में। इसीलिए उसको मसाज करने से वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा फर्म हो जाता है, जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178, अ पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट इज डायग्नोज हैविंग एटेलेक्टेसिस। एक पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट में एटेलेक्टेसिस डायग्नोज्ड हुआ है। विच नर्सिंग असेसमेंट सपोर्ट दिस डायग्नोसिस। क्या लक्षण दिखेंगे कि आप समझ जाओगे कि एटेलेक्टेसिस ही है। और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार हर दूसरे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है बच्चे कि एटेलेक्टेसिस में क्या देखने को मिलता है। एकमात्र आंसर है डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड ऑन ऑस्कल्टेशन। अगर डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड आपको सुनाई दे रही है तो समझ जाओ एटेलेक्टेसिस है। तो एटेलेक्टेसिस में ऑस्कल्टेशन में आपको डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड सुनाई देगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत भूलिएगा, हर दूसरे एग्जाम में आता है। नेक्स्ट 179, व्हाट इज इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर फॉर अ चिल्ड्रन विद लुकीमिया ऑन केमोथेरेपी प्रोटोकॉल। लुकीमिया है बच्चे को
और उसको कीमोथेरेपेटिक प्रोटोकॉल में रखा गया। तो मुझे बताओ बच्चे, कीमोथेरेपी क्या करती है? इम्यूनो सप्रेशन करती है ना, बोन मैरो सप्रेशन करती है। जब बोन मैरो सप्रेस हो जाएगी तो आरबीसी बनेंगी क्या? नहीं, वो भी कम। डब्ल्यूबीसी बनेंगी क्या? नहीं, वो भी कम। प्लेटिलेट बनेंगी क्या? नहीं, वो प्लेटिलेट भी कम। तो बताओ, अगर आरबीसी कम है तो बच्चे को खतरा किस चीज़ का होगा? अगर आरबीसी कम है तो बच्चे को खतरा होगा एनीमिया होने का, तो बच्चा काफ़ी थका हुआ नजर आएगा। अगर डब्ल्यूबीसी कम है तो बच्चे में हो सकती है इन्फेक्शन, इसीलिए उसको इन्फेक्शियस पर्सन से दूर रखो, क्राउड से दूर रखो। प्लेटिलेट कम है तो उसको कोई ऐसी चीज़ मत करने दो जिससे ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि ब्लीडिंग का खतरा है। और यही 3 क्वेश्चन न जाने कितनी बार बनते हैं, हर उस प्रश्न में बनेंगे जहाँ बोन मैरो सप्रेशन होता है। जैसे कि कीमोथेरेपी में बोन मैरो सप्रेशन होगा, ल्यूकीमिया में, है ना। तो अब बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हम, क्योंकि हमें पता है कि उसको इन्फेक्शन का खतरा है, तो हम क्या करेंगे? हैविंग द चाइल्ड टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। हम उसे कहेंगे कि इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आपको कॉन्टैक्ट नहीं रखना है, क्योंकि आपको इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा है। आपका बोन मैरो सप्रेशन हो रखा है, जिसकी वजह से आपका डब्ल्यूबीसी काउंट भी काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है, क्योंकि इमेच्योर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होते हैं। ल्यूकीमिया में बच्चे डब्ल्यूबीसी होते तो हैं ज़्यादा, लेकिन वो सारे इमेच्योर होते हैं। मेच्योर डब्ल्यूबीसी बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे। अ क्लाइंट इज रिसीविंग विनक्रिस्टिन। विनक्रिस्टिन मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, 2 चीज़ें कराती है, 2 साइड इफेक्ट विनक्रिस्टिन के। एक तो यह कॉन्स्टिपेशन कराती है, और एक विनक्रिस्टिन क्या कराती थी? एक यह कराती थी पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी नर्वस सिस्टम पे इसका असर पड़ता है, न्यूरोपैथी। एक तो यह नर्वस सिस्टम पर असर डालती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराती है, हमने पीछे सॉल्व किया, और कॉन्स्टिपेशन कराती है, कैंसर की ड्रग होती है, ठीक है। और बाकी सारी कैंसर की ड्रग डायरिया कराती है, ये अकेली कैंसर की ड्रग है जो कॉन्स्टिपेशन कराती है। व्हाट शुड द नर्स एक्सपेक्ट डाइटरी प्लान टू इंक्लूड मिनिमाइज द साइड इफेक्ट ऑफ विनक्रिस्टिन। विनक्रिस्टिन का जो साइड इफेक्ट है उसको कम करने के लिए नर्स क्या करेगी? तो हम जानते हैं उसका साइड इफेक्ट क्या है, कॉन्स्टिपेशन करा सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। यहाँ पर क्वेश्चन कॉन्स्टिपेशन से पूछा गया है, इसीलिए नर्स उसको ऐसी डाइट दे देगी जिसमें फ्लूइड ज़्यादा हो, फाइबर ज़्यादा हो, ताकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ना हो, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ वेरी लो प्लेटिलेट काउंट। एक बच्चे में चाइल्ड में बहुत कम प्लेटिलेट काउंट है कीमोथेरेपी की वजह से। समझ में आ गया होगा ना बच्चे, क्यों? बोन मैरो सप्रेशन हुआ होगा। जब बोन मैरो सप्रेशन होता है तो वही तो बनाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट, और तीनों क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इसीलिए कीमोथेरेपी वाले बच्चे का प्लेटिलेट भी क्या होगा? कम होगा। द नर्स शुड मॉनिटर द चाइल्ड यूरिन फॉर प्रेजेंस ऑफ विच। तो वो बच्चे के यूरिन को किस चीज़ के लिए देखेंगे? बच्चे बताओ, अगर प्लेटिलेट कम है तो किस चीज़ का खतरा होता है? ब्लीडिंग। और अगर ब्लीडिंग हुआ तो या तो स्टूल में ब्लीडिंग आएगा या यूरिन में ब्लीडिंग आएगा, इसीलिए वो उसके यूरिन को एरिथ्रोसाइट के लिए देखेंगे, आरबीसी के लिए देखेंगे। अगर आरबीसी यूरिन में आ रही है तो समझ जाओ पेशेंट को क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रहा है, क्योंकि ब्लीडिंग का खतरा ज़्यादा है, इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा है, डब्ल्यूबीसी कम है, और एनीमिया हो सकता है क्योंकि आरबीसी कम है। तो ये सारी चीज़ें कीमोथेरेपी वाले बच्चे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184, ड्यूरिंग अ रूटीन प्रीनेटल विजिट अ क्लाइंट टेल्स अ नर्स दैट शी गेट्स लेग क्रैम्प्स। पेशेंट को लेग क्रैम्प्स हो रहे हैं। व्हाट कंडीशन डज द नर्स सस्पेक्ट एंड व्हाट सजेशन इज टू मेड टू करेक्ट इट। क्या सजेशन देखिए बच्चे, देखिए लेग क्रैम्प ज़्यादातर आप देखेंगे हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है। जब कैल्शियम कम होता है ना तो बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं। तो लेग क्रैम्प्स आए हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होंगे, और हम उसको इंस्ट्रक्शन क्या दे देंगे? अगर आपको हाइपोकैल्शियम हो रहा है तो ऐसा चीज़ लो जो मिल्क में हो, जैसे मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, वो ले लो। सिंपल सी बात है। आंसर क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया की वजह से उसको लेग क्रैम्प हो रहे होंगे। एंड टेल हर टू इंक्रीज हर इनटेक ऑफ मिल्क बढ़ा दें ताकि आपको कैल्शियम मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको लेग क्रैम्प्स नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185, अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब सिमवेस्टेटिन फॉर एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल। याद है ना बच्चे, जिनके दवाइयों के पीछे स्टैटिन आता है वो किस चीज़ को कम करने में काम में ली जाती है? कोलेस्ट्रॉल को कम में ली जाती हैं। और मैंने बताया था स्टैटिन ड्रग से आपको रैप्डोमाइलोसिस भी होता है, जिसमें आपकी मसल ब्रेक डाउन करती हैं। इनका एक साइड इफेक्ट होता है रैप्डोमाइलोसिस, मसल का ब्रेक डाउन करना, जिसमें मायोग्लोबिन निकलता था, याद है? चलिए, और मायोग्लोबिन किडनी पर असर करती है, किडनी खराब कर देती है। नेक्स्ट, सिमवेस्टेटिन ड्रग कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काम में लिया जा रहा है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को। मिडिल एज फीमेल है। विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द नर्स टू टीच द क्लाइंट। क्या बात हम पेशेंट को बताएंगे
सिमवेस्टेटिन दवाई के लिए, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ली जा रही है, इस्तेमाल की जा रही है। हम बोलेंगे देखिए सिमवेस्टेटिन बहुत ज़्यादा खतरनाक ड्रग है। अगर आप प्रेगनेंसी में लो तो यह बच्चे को फीटल डैमेज कर सकती है, बच्चे में डैमेज कर सकती है। यह एक टेराटोजेनिक ड्रग होती है, यह एक टेराटोजेनिक ड्रग होती है। इसीलिए अगर आप प्रेग्नेंट होने वाली हैं तो पहले ही डॉक्टर को बता दीजिएगा, हम ये दवाई रोक देंगे, ये बात बताएगी। इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ बिकमिंग प्रेग्नेंट इज डिज़ायर। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो हमें पहले ही ये बात बता दें ताकि हम ये दवाई रोक दें। सिमवेस्टेटिन टेराटोजेनिक ड्रग होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187, मिथाइलफेनिडेट। मिथाइलफेनिडेट किसको दी जाती है बच्चे? एडीएचडी के बच्चे को। ये पहला क्वेश्चन तो ये डायरेक्टली आ जाता है कि एडीएचडी के बच्चे को कौन सी दवाई दी जाती है? मिथाइलफेनिडेट। तो मिथाइलफेनिडेट दी जा रही है एक 7 साल के बच्चे को जिसको एडीएचडी है, और उसको बोला गया है कि उसको खाने के साथ खाना है। व्हाट रेशनल शुड द नर्स प्रोवाइड फॉर द पेरेंट्स अबाउट टाइमिंग ऑफ दिस मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। नर्स क्या बताएगी कि क्यों इस दवाई को खाने के साथ खाना होता है, मिथाइलफेनिडेट को। पहला क्वेश्चन तो याद रखें, एडीएचडी में कौन सी ड्रग यूज़ करी जाती है? मिथाइलफेनिडेट। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा। दूसरा, क्यों मिथाइलफेनिडेट को खाने के साथ ही लिया जाता है? क्यों बच्चे? मिथाइलफेनिडेट क्या कराता है? एनोरेक्सिया। मिथाइलफेनिडेट खाने के बाद आपको भूख नहीं लगेगी, इसीलिए आप पहले खाना खा लें उसके बाद दवाई ले लें, ये कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 187 में तो आप पाएंगे कि इसका आंसर है रिटेलियन। जो रिटेलियन इसी का नाम है बच्चे। मिथाइलफेनिडेट डिप्रेस करता है एपेटाइट को, यह भूख को मार देता है, इसीलिए इसको खाने के साथ ही ले लो। पहले खाना खा लो और फिर उसके बाद दवाई खा लो, ठीक है, ताकि आपके भूख पे इसका असर ना पड़े। नेक्स्ट